क्या आपको पता है दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी चाइना वो सिर्फ एक छोटी सी चीज़ से पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। और इतने बड़े देश को बर्बाद करने के लिए कोई बड़े हथियार या बड़ी सेना की जरूरत नहीं है। इसको बर्बाद करने के लिए सिर्फ 1.5 माइल का एक छोटा सा पानी का रास्ता काफ़ी है, जिसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया के पास वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है कि इंडिया चाइना की इस वीकनेस को पूरी तरह से उसका एडवांटेज ले सकता है। अगर कभी ये दोनों देश एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो हम चाइना की इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके चाइना को उसके घुटनों पर ला सकते हैं। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे होगा और ये कैसे हो सकता है, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो ना छिपाए बनते हैं ना दिखाए बनते हैं, और ऐसा ही हमारा एक रिश्ता है अपने पड़ोसी के साथ। जी हाँ, हम चाइना की बात कर रहे हैं। इस तरह के रिश्तों को फेसबुक पर एक रिलेशनशिप स्टेटस भी मिला है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। और ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड हैं ये दोनों नेबर्स। कहने को हम हिंदी चीनी भाई भाई हैं, लेकिन टाइम पर हम बॉर्डर के ऊपर लड़ते भी रहते हैं। हम एक दूसरे की टेरिटरी को अपना बताते रहते हैं। चाइना हमारी टेरिटरी को अपना बताता है और हम कहते हैं कि वो तो हमारे देश के हिस्से हैं। और ये रिलेशनशिप इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि होने को तो हम चाहे अगले 500 साल भी वॉर पे ना जाएं, और अगर लड़ने पे है तो शायद कल ही हम दोनों देश आपस में लड़ पड़े। अब क्योंकि चाइना पाकिस्तान नहीं है, वो कोई गरीब देश नहीं है, वो कोई भिखारी देश नहीं है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है। और अगर हम डायरेक्टली वॉर पे जाते हैं, इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज अगर डायरेक्टली वॉर पे जाते हैं, तो इसका ग्लोबल सिग्निफिकेंट बहुत ही हाई होने वाला है। बहुत सारी चीज़ें स्टेक पर होंगी और डेफिनेटली अलग अलग फील्ड में दोनों देशों के पास अपने एडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर हम वॉर के नज़रिए से देखें तो डेफिनेटली आर्मी और उनके वेपन्स के मामले में चाइना के पास डेफिनेटली एक एडवांटेज है। अब ऐसे में कुछ ना कुछ तो हमें भी चाहिए, और ऐसा ही एक एडवांटेज हमें दे सकता है स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। तो चलिए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइना की यही एक वल्नरेबिलिटी जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैप पे देखें जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि एक बहुत ही छोटा सा चौक पॉइंट है जहाँ से चाइना का पूरा ऑयल और गैस इंपोर्ट होता है। और अगर कहीं ये डिस्टर्ब हो गया तो चाइना की पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो सकती है, पूरी इकोनॉमी घुटनों पर आ सकती है। और इसी के कारण इंडो पैसिफिक रीजन में ये स्ट्रेट ऑफ मलाक्का का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ना सिर्फ चाइना के लिए बल्कि इंडिया के लिए भी। ये तो चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है। डाउन साइड है उनकी एनर्जी डिपेंडेंसी। हालांकि चाइना खुद एक बहुत ही बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ डिमांड्स इतनी हाई है कि उनको अपना 80% ऑफ द ऑयल जो उनको चाहिए होता है वो इंपोर्ट करते हैं। इवन 40% ऑफ द नेचुरल गैस जो उनको चाहिए होती है वो सब भी वो इंपोर्ट करते हैं। और ये इंपोर्ट्स होते कहाँ से हैं? ये इंपोर्ट होते हैं मिडल ईस्ट से, अफ्रीका से। और ये सारे के सारे इंपोर्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का से होके गुजरते हैं। अगर कुछ ऑफिशियल आंकड़ों की माने तो ऑलमोस्ट 60% ऑफ चाइनाज ऑयल एंड नेचुरल गैस इस छोटी सी स्ट्रिप से होके निकलता है। और अगर ये कोलैप्स कर जाए तो चाइना का पूरा इंडस्ट्रियल और मिलिट्री सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। दे विल नॉट हैव इनफ ऑयल एंड इनफ गैस टू सर्व देयर कंट्री। और ये तो हम सब जानते हैं कि चाइना बहुत बड़ा देश है और ये हमेशा किसी न किसी पड़ोसी के साथ लड़ते झगड़ते रहते हैं। ऐसे में अगर इनके मिलिट्री को कुछ हो गया, वो उनके पास अगर सफिशिएंट ऑयल ना रहा, तो चाइना हर एंगल से घिर सकता है। अलग अलग साइड से, एक साइड से जापान आएगा, एक साइड से इंडिया आएगा, और भी बहुत सारी कंट्री हैं जिनको ये छेड़ते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं। तो वो सब मिलके चाइना को अटैक कर सकते हैं और ऐसे में चाइना बहुत बुरी तरह फंस सकता है। लेकिन कहानी यहाँ तक पहुँची कैसे? चाइना इतना ज़्यादा सिर्फ इस छोटे से रास्ते के ऊपर डिपेंडेंट कैसे हुआ? अगर बात करें 1980s की, तो उस टाइम पे चाइना काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट था। उनके पास अपने सफिशिएंट ऑयल थे जिससे वो खुद के देश को बहुत आराम से चला पा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ा, इंडस्ट्रीज़ बढ़ी, चाइना में काम और ज़्यादा आया, तो वहाँ पे ग्रोथ बहुत तेज़ हुई। और ग्रोथ तेज़ हुई तो लोगों के पास व्हीकल्स बढ़े, इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा तेल की जरूरत पड़ी। ऐसा होने पे चाइना की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हाई हो गई। एंड इट वाज ईयर 1993 जब चाइना को पहली बार ऑयल इंपोर्ट करना पड़ा। और आज के टाइम में चाइना ने पेट्रोलियम इंपोर्ट्स के मामले में यूएस को पीछे छोड़ दिया है।
वो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर हैं। चलिए आपको एक बार फिर से मैप के ऊपर लेके चलते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे साउथ चाइना सी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है कंप्लीट जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से अगर देखें तो। अगर एनर्जी क्राइसिस चाइना में आता है या फिर इस पूरे रीजन में आता है तो उस केस में साउथ चाइना सी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। वो कैसे? तो साउथ चाइना सी वो बॉडी ऑफ वाटर है जो वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस और ब्रुनेई के आसपास का एरिया है। और सिर्फ ऑयल और गैस ही नहीं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैरीटाइम रास्ता भी है। और ऐसा नहीं है कि ये बात चाइना को नहीं पता है कि साउथ चाइना सी कितना इंपॉर्टेंट है, उनको डेफिनेटली ये बात पता है। और इसके लिए वो टाइम पर कुछ ना कुछ अजीब हरकतें करते रहते हैं। जैसे कि चाइना में एक कॉन्सेप्ट है 9 डैश लाइन, इसके थ्रू चाइना ऑलमोस्ट पूरे इस एरिया को, पूरे साउथ चाइना सी को अपना बताता है। उनके अकॉर्डिंग 90% ऑफ साउथ चाइना सी उनका है। खैर ऐसी बातों पे आए तो पूरी की पूरी बुर्ज खलीफा भी मेरी है और मेरे वीडियो एडिटर के पास कम से कम 40-50 प्राइवेट जेट हैं। तो इसी प्रकार के कुछ बेतुके क्लेम चाइना करता रहता है और उसके इन्हीं क्लेम्स के चलते उसके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं उन कंट्रीज के साथ जो साउथ चाइना सी में हैं। और टाइम पर ये न्यूज़ दुनिया भर के सामने आती रहती है, इसमें कुछ नया नहीं है। अब अगर इतने बड़े बड़े दावे कर ही दिए हैं तो उनको प्रूव करने के लिए भी चाइना को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और चाइना करता भी है। चाइना बहुत ही एग्रेसिव तरीके से उस एरिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये काम करने के लिए चाइना ने बहुत सारे आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं जिनके ऊपर अपनी मिलिट्री बेसिस डिप्लॉय कर दिए हैं और साथ ही साथ उनके ऊपर एयर स्ट्रिप्स और नेवल बेसिस भी बनाए हैं। ऐसा करके चाइना ने पूरे रीजन को एक मिलिट्री जोन बना दिया है। चाइना चाहता है कि इस रीजन के ऊपर पूरा कंट्रोल उनका हो। और इसका कारण क्या है? कारण ध्यान रखने वाला है, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मलाक्का। ये सारी कोशिशें, सारी हरकतें, सारे एग्रेसिवनेस सिर्फ स्टेट ऑफ मलाक्का को अपने कंट्रोल में रखने के लिए है या फिर उसको सेफगार्ड करने के लिए। अब अगर कोई कमजोरी है तो वो तो है, अब उसको काउंटर करने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। तो सेम चीज चाइना के टॉप लीडर्स भी जानते हैं, वो इसको मलाक्का डायलेमा कहते हैं। और इसको सोल्व करने के लिए चाइना ने टाइम पर बहुत ही अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजीज का यूज किया है। आइए देखते हैं कौन कौन से वो मेजर इनिशिएटिव्स हैं जो चाइना ने किए हैं जिससे कि वो इस वीकनेस को काउंटर कर सके। इस पूरी कोशिश में चाइना का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट सबसे पहले आता है चाइनाज BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स। ऐसा करके चाइना चाहता है कि उसके पास एक अल्टरनेटिव रास्ता हो। और वो कैसे? चाइना सेंट्रल एशिया में पाइपलाइंस, रेलवेज और हाईवेज का एक नेटवर्क बना रहा है जिसके थ्रू वो अपने ऑयल इंपोर्ट्स को डायरेक्टली मिडल ईस्ट से चाइना ला सके। और उसको ये पूरा जो रास्ता है जिसमें उसको इंडिया का चक्कर लगा के स्टेट ऑफ मलाक्का के थ्रू जाना पड़ता है, वो ना जाना पड़े। कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के थ्रू भी पाइपलाइंस बिछाई गई जिससे कि ऑयल डायरेक्टली आ सके। इवन कोशिशें की गई कि पाकिस्तान के थ्रू भी कुछ चीज़ें हो पाए। अब पाकिस्तान तो पाकिस्तान, उसकी क्या ही बात करनी है। पाकिस्तान में आके चाइना का ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भाई ऐसी करप्ट कंट्री के ऊपर पैसा लगाओगे तो और क्या मिलेगा? कद्दू ही मिलना है। चाइना ने म्यांमार और पाकिस्तान के साथ मिलकर भी कुछ चीज़ें करने की कोशिश की है। जैसे कि म्यांमार का एक डीप वाटर पोर्ट है जहाँ से चाइना डायरेक्ट ऑयल पाइपलाइन अपने यहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है जो कि डायरेक्टली कुमिन सिटी तक जाएगी। इसी तरह चाइना ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया जो पाकिस्तान में है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। चाइना ने अपने एनर्जी इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करने की भी कोशिश की है। इसके लिए 2019 में चाइना ने रशिया के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑयल एंड नेचुरल गैस की एक डील की जिसके थ्रू एक पाइपलाइन डायरेक्टली साइबेरियन ऑयल और नेचुरल गैस के जो फील्ड है वहाँ से डायरेक्ट चाइना में आएगी। इसके ऊपर बहुत ही जोरों शोरों से काम चल रहा है और ऐसा करके चाइना सी रूट्स के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी सिर्फ थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ पाया है। स्टिल मोर देन 60% ऑफ इम्पोर्ट स्टेट ऑफ मलाक्का से ही होके ही जा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि सुबह से ट्रैक करते करते दोपहर हो गई और पीक अभी तक भी पास नहीं आ रही है। पीक इतनी ही दूर दिखती जा रही है जितनी वो पहले थी। अब पता नहीं मैं ट्रैक अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ या पीक अपने आप दूर होती जा रही है। ऐसी ही कुछ कहानी चाइना की भी है। तो मलाक्का को ब्लॉक करना और चाइना की पूरी ऑयल और एनर्जी सप्लाई को डिस्टर्ब करना इंडिया के लिए बहुत आसान है। दूसरा, इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अलायंस बनाया है जो शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, जिसका नाम है क्वाड। क्वाड में 4 मेंबर्स हैं, इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और ये चारों मेंबर्स का मेन फोकस, हालांकि ओपनली अगर ना भी बोले तो भी इनका मेन फोकस है कि इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को रोकना। ऐसे में ये चारों देश एक साथ मिलकर चाइना को काउंटर करने के लिए इस रीजन में कुछ भी कर सकते हैं। हमने टाइम पे देखा है कि जापान और चाइना के रिश्ते जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं।
चाइना जापान को बार बार प्रोवोक करते रहता है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिश्ते भी कुछ खास अच्छे नहीं है, और यूएस चाइना का तो हम सबको पता है, उनका ट्रेड वॉर पूरी दुनिया जानती है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में ये अलायंस, क्वाड अलायंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और फाइनली नंबर 3, सोचिए अगर इंडिया स्ट्रेट ऑफ मलाका के ऊपर कब्जा कर लेता है और चाइना की पूरी ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई को रोक देता है, ऐसे में चाइना के पास अल्टरनेटिव क्या है? ऐसे में उनके पास एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, वो है पाकिस्तान। वो कैसे? वो ऐसे कि पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है, चाइना वहाँ से वाया पाकिस्तान अपने इंपोर्ट्स को रिडायरेक्ट कर सकता है। वहाँ से मे बी इतनी अच्छी सप्लाई ना हो पाए, लेकिन टू सम एक्सटेंट चाइना वहाँ से अपना नॉर्मल ऑयल और नेचुरल गैस मंगा सकता है। ऐसे में इंडिया को चाहिए कि वो ग्वादर पोर्ट को बहुत अच्छे से मॉनिटर करें और ये इंश्योर करें कि ग्वादर पोर्ट के थ्रू चाइना को एक ऑल्टरनेटिव रूट ना मिले। लेकिन फिर भी सवाल तो ये है कि क्या इंडिया और चाइना कभी डायरेक्ट वॉर पे जाने वाले हैं, वो भी इतने बड़े स्केल के ऊपर? क्योंकि हम सब जानते हैं इंडिया और चाइना एशिया की वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इकोनॉमीज हैं, और ना सिर्फ एशिया की, वर्ल्ड की 2 ऑफ द बिगर इकोनॉमीज हैं। अगर ये दोनों वॉर में जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ एशिया पे, ना सिर्फ इस रीजन पे, बल्कि पूरे वर्ल्ड के ऊपर पड़ेगा। और जरा सोच के देखिए, ये कुछ किलोमीटर का जो एरिया है, ये एक ऐसे युद्ध का डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है जिसके ऊपर पूरी दुनिया का भविष्य टिका हुआ है। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा मौका कभी ना आए और ये कंट्रीज कभी युद्ध में ना जाए। हमने देखा है कि युद्ध में जाने के बाद क्या हाल होता है। हमने रशिया और यूक्रेन को देखा है, हमने इजराइल, गाजा और ईरान को हम अभी देख रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि कभी ऐसी नौबत ना आए, पर अगर आती है तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया इस पॉइंट को लेवरेज करेगा? और अगर इंडिया इस कमजोरी का फायदा उठाता है तो ऐसे में चाइना का रिस्पॉन्स क्या होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।